हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हमने कहा था कि 20 तारीख से हम लोग यूजीसी नेट के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यूजीसी नेट की क्लास हम लोग करेंगे, तो हम नहीं कर पाए थे, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, राही कहानी है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह की ये कहानी है। ठीक है, इस कहानी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों कहानियों में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य और इसके प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहली कहानी क्या है, कानों में कंगना, जो कि किसकी है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। ठीक है, किसकी है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। तो यहाँ पर कानों में कंगना किसी कहानी है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो जन्म इनका कब हुआ था, 10 दिसंबर 1990 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ का है, तो यहाँ का जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ था, तो शाहाबाद बिहार में हुआ। और इनके पिता कौन है, तो यहाँ पर इनके पिता को देख लेते हैं। इनके पिता हैं कौन, राजेश्वर सिंह प्यारे हैं इनके पिता। किसके, राधिका रमण प्रसाद सिंह के। मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो 24 मार्च 1971 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई, किसकी, राधिका रमण सिंह की। तो ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी, प्रारंभिक मतलब की जो शुरुआती शिक्षा थी वो कब हुई, शुरुआत की जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। 1907 में आरा जिला स्कूल से इन्होंने इंट्रेक्स किया। ठीक है, इन्होंने किया। और नेक्स्ट पॉइंट में इनके देख लेते हैं 1909-10 में इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से इन्होंने एफए किया। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, बीए किया। उसके बाद 1914 में कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए इतिहास से इन्होंने किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1907 में वयस्क होने पर उनकी रियासत कोर्ट ऑफ वार्डर्स से मुक्त हुई तथा वे उस रियासत के स्वामी हुए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1920 में इनको अंग्रेज सरकार ने राधिका रमण प्रसाद सिंह के राजा की उपाधि प्रदान की। राधिका रमण प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की किसने, अंग्रेज सरकार ने 1920 में। कब किया इन्होंने, 1920 में किया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कालांतर में वे CIE की उपाधि से भी अलंकृत किए गए। ठीक है, आरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मनोनीत भी किए गए। 1927 से 1935 तक इस पद पर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ये आसीन थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी के प्रभाव में आकर पद त्याग तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर बिहार हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष भी इन्होंने क्या किए, ये बने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1935 में रियासत दायित्व छोटे भाई राजीव रंजन प्रसाद को सौंपकर सृजन कार्य में लीन हो गए। मतलब कि वो उसमें क्या हो गए, व्यस्त हो गए। सृजन कार्य में क्या हो गए, व्यस्त। सृजन माने रचना ना, रचना में रचनाएं करने में व्यस्त हो गए। नेक्स्ट है कि 1920 में बेतिया में संपन्न बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी मनोनीत हुए। 1936 में वे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के क्या किए गए, स्वागता अध्यक्ष मनोनीत हुए। क्या हुए, स्वागता अध्यक्ष भी मनोनीत हुए। यहाँ पर कृति परिचय देख लेते हैं। ये बहुआयामी साहित्य सृजन करता थे। क्या थे, ये बहुआयामी साहित्य सृजन करता थे। इनके कहानी संग्रह हैं कुसुमांजलि। ठीक है, कहानी संग्रह क्या है, कुसुमांजल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं इनके कुछ प्रमुख उपन्यास। राम रहीम 1936 में। उसके बाद पुरुष और नारी 1939 में। उसके बाद सूरदास 1942 में। तो ये तो रहे इनके कुछ उपन्यास, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है संस्कार 1944 में। ये भी इनका क्या है, उपन्यास है। पूरब और पश्चिम 1951। चुंबन
और चांटा 1957। ये तो रहे इनके कुछ उपन्यास संग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इनके लघु उपन्यास देख लेते हैं। तो लघु उपन्यास है नवजीवन 1912, तरंग 1920, माया मिली न राम 1936, मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964। ये तो इनके क्या थे, लघु उपन्यास थे। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर 1966 में राधिका रमण प्रसाद सिंह ने कुछ नाटक और संस्मरण भी लिखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका नई धारा का अपने संस्करण में इन्होंने प्रकाशन किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में है इनका पुरस्कार और सम्मान। इनको कौन कौन से मिले पुरस्कार और सम्मान? 1969 में मगध विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की उपाधि मिली इन्हें। मगध विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की उपाधि मिली। तो इनकी उपाधि पूछी जाएगी तो कहाँ से मिली? मगध विश्वविद्यालय से मिली। किसकी उपाधि मिली? डायरेक्टर की। और कब मिली? तो 1969 में मिली। 1970 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में साहित्य वाच इस्पात की उपाधि इनको मिली। तो ये दो उपाधियां इनको मिली हैं। एक कहाँ से मिली है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मिली है। एक कहाँ से मिली है? तो मगध विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट पॉइंट में अब यहाँ पर कहानी देखते हैं इनकी, कानों में कंगना। कानों में कंगना के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखेंगे। ये कानों में कंगना कहानी जो है 1913 में, कब? कानों में कंगना, है ना। तो इसके महत्वपूर्ण तत्व मतलब कि इसके महत्वपूर्ण जो भी संवाद हैं, जो भी इसके मेन पॉइंट है। तो 1913 में इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। ये कहानी कहाँ प्रकाशित हुई? तो इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। लेखक कौन है? लेखक की दूसरी कहानी क्या है? कुसुमांजल कहानी संग्रह में ये संकलित है। दूसरी इनकी जो कहानी है उसमें ये संकलित की गई है। कुसुमांजल कहानी में प्रेम एवं वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली एक मम्र स्पर्शी कहानी है। कैसी कहानी है? प्रेम और वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली, मतलब कि दिखाने वाली एक कैसी कहानी है? मम्र स्पर्शी कहानी है। कथावाचन इसकी शैली क्या है? कहानी के प्रमुख पात्र क्या है? तो किरण नायिका है। योगेश्वर की ये पुत्री है। योगेश्वर की ये पुत्री है। कौन? किरण। किरण कहानी का मुख्य पात्र। योगेश्वर की क्या है? पत्नी है, जो कि नायिका के रूप में है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नारेंद्र इसका क्या है? नायक है। किस कहानी का? कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी का नायक है नारेंद्र। किरण का पति है, योगेश्वर का शिष्य है। इनका शिष्य है और किरण का पति है। योगेश्वर नारेंद्र के गुरु, किरण के पिता हैं। ठीक है, क्या है? नारेंद्र के गुरु हैं और किरण के पिता हैं। जूही कौन है? सेविका है। किसकी? योगेश्वर की। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। इस कहानी में क्या क्या घटित हुआ है? तो हरिकेश के निकट एक सुंदर वन में कुटी में योगेश्वर का पुत्री किरण के साथ निवास, मतलब निवास माने रहना, रहते थे। क्या करते थे? रहते थे। किसके साथ? किरण पुत्री के साथ। कौन? योगेश्वर। कहाँ रहते थे? किस वन में रहते थे? हरिकेश के निकट एक सुंदर वन में रहते थे, है ना। योगेश्वर नरेंद्र के पिता थे, ठीक है, और योगेश्वर नरेंद्र के शिष्य थे। यहाँ पर नरेंद्र का नियमित मतलब कि प्रतिदिन रूप से धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए योगेश्वर के पास जाना। कानों में क्या है? संवाद से नायक व नायिका में बातचीत, है ना। नायक और नायिका से मतलब किरण और किससे? नरेंद्र से बातचीत होती थी। भोली भाली, यहाँ पर भोली भाली होना चाहिए, ठीक है। भोली भाली, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो भोली भाली कन्या किरण के प्रति नरेंद्र का आकर्षण मतलब कि लगाओ सुंदरता, क्या बढ़ने लगा? उसके प्रति सौंदर्यता बढ़ने लगी। नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है, मतलब कि तुम्हारे सहारे है, कहकर योगेश्वर का नरेंद्र को किरण का दायित्व सौंपना। मतलब कि वो क्या कहते हैं, ये इतना कह करके नरेंद्र को किसको सौंप देते हैं? किरण को सौंप देते हैं। विवाह के पश्चात मतलब कि विवाह के समय प्रेम और आनंद में मुरादाबाद में 2 साल का समय व्यतीत।
विवाह के पश्चात मतलब विवाह के बाद इन्होंने 2 साल कहाँ पे बिताए, मुरादाबाद में बिताए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मित्र मोहन के यहाँ नृत्य कार्यक्रम में किन्नरी से मुलाकात तथा उसके स्वरूप पर मुग्ध, स्वरूप पर क्या हुए, वो मुग्ध हो गए, मतलब कि उस किन्नरी के ऊपर वो क्या हो गए, मुग्ध हो गए, उससे किन्नरी से क्या हुआ, उसको प्यार हो गया उसकी सुंदरता के कारण। किन्नरी को प्रसन्न करने के लिए नरेंद्र ने किरण के सभी वस्त्र एवं आभूषण उस पर लुटा दिए। मतलब कि नरेंद्र ने क्या किया, किन्नरी को सारे किरण के जो भी वस्त्र थे, कपड़े थे और जो भी आभूषण थे, सारे के सारे किन्नरी को दे दिया। किसने, नरेंद्र ने। एक दिन किरण के समझ मतलब के पास यह राज खुला, वह आहत होकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। आहत मतलब कि वो कैसे होकर, किस तरह से होकर के, मूर्छित होकर के वो भूमि पर गिर पड़ी। भूमि मतलब कि पृथ्वी पर। किरण अस्वस्थ रहने लगी। किरण कैसी रहने लगी, अस्वस्थ, अस्वस्थ माने बीमार। कैसी रहने लगी, वो बीमार रहने लगी, ठीक है, कैसी, बीमार रहने लगी वो, क्योंकि किन्नरी का के प्रति उसका टेंशन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि एक दिन नरेंद्र के यहाँ पूछने पर कि क्या उसके पास कोई आभूषण बचा है, किरण क्या कहती है, कानों में कंगना की ओर इशारा कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कानों में कंगना की ओर वो इशारा करी और वो क्या हो गई, मर गई, है ना। कानों में कंगना देखकर नरेंद्र को उसके साथ बिताए निश्चल प्रेम के क्षण मतलब कि समय याद आए, पर अब पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था। किंतु पछतावे के अलावा कुछ भी बचा नहीं था। किसके पास, नरेंद्र के पास, क्योंकि वो सब कुछ तो किन्नरी के ऊपर लुटा दिया था और बाद में उसके पास कुछ बचा नहीं और हाथ से उसके किरण भी क्या हो गई, निकल गई। तो इसी का पछतावा था उसके पास। किसके पास, किरण के पास। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं महत्वपूर्ण संवाद, किससे क्या संवाद हुए ये यहाँ पर देख लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्लास में बने ही रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किरण तुम्हारे कानों में क्या है, किसने कहा, नरेंद्र ने किरण से कहा। किरण से किसने कहा, नरेंद्र ने किरण से कहा कि तुम्हारे कानों में क्या है। उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। चंचल लट मतलब कि नटखट, लट मतलब बाल, नटखट बालों को हटाया और हटा करके कहा उन्होंने, क्या है, लट माने बाल, है ना, चंचल माने नटखट, नटखट बालों को हटा करके उन्होंने कहा कि कंगना है। अरे कानों में कंगना, सचमुच 2 कंगन कानों में घेर कर बैठे थे। किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई, ये भीतर तक उसके क्या हो गई, समा गई, है ना, जैसे कि कांप जाना, सुन करके समा जाना, है ना। तो ये घटना उसके अंदर तक सौंप गई, समा गई। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कांधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले। गदगद मतलब कि प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, है ना, कैसे, प्रसन्न होकर, खुश होकर के बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में, सुकोमल मतलब कि मधुर, सुंदर उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदे निकलकर झांक पड़ी। मतलब उसके लोचन माने आंखों में, उनके आंखों के कोनों मतलब कि किनारों पर आंसुओं के जो बूंदे थी वो क्या हुई, झांक पड़ी, मतलब कि गिर पड़ी। किसके, तो लोचन माने यहाँ पर क्या होगा, आंख, है ना, क्या हो जाएगा, आंख होगा, ठीक है, एक सेकंड। लोचन माने क्या हो जाएगा, आंख, है ना। तो लोचनों के कोनों पर 2 बूंदे निकलकर झांक पड़ी, मतलब कि गिर पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किरण और किरण कह करके तुम्हारे पास कोई गहना भी बच रहा है। हाँ, छीड़ काठ की
काकली थी कहाँ है अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, मतलब कि उसका सर तकिए के नीचे गिर पड़ा। आंखें भी छिप गई, आंखें भी उसकी बंद हो गई। जीवन रेखा, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। उसने धीरे धीरे जीवन रेखा वहां कहाँ चली गई, जीवन रेखा कहाँ चली गई, क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी। अब ये सोचने लगा। कौन? नरेंद्र। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, मतलब कि सारी बातें याद आ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, उसने फिर बाद में क्या किया, पश्चाताप किया, पछतावा किया। उसने कहा कि लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो अंधकार तो रह ही जाएगा, क्योंकि जब उसने कोई वैल्यू उसकी समझा नहीं, ठीक है, किसकी? किरण की, किन्नरी के चक्कर में। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखते हैं विद्वानों ने क्या कहा इस कहानी के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इस कहानी के बारे में, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना है, जो कि 1913 में इंदु से निकली थी, है ना। 1970 और 1913 के बीच में इंदु पत्रिका में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ पर गोपाल राय क्या कहते हैं? कानों में कंगना तत्कालीन समांती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है। प्रकृति पर नारी सौंदर्य का क्या किया गया है? प्रकृति पर नारी सौंदर्य का भावुक वो वांछित वर्णन किया गया है। कहानी को और भी यथार्थ से दूर ले जाता है। कानों में कंगना पहनने का तत्व अपने, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? और तत्व अपने विरोधाभास के कारण कौतूहल पैदा करता है और वही कहानी के अंत में करुण का भाव भी व्यंजित करता है। मतलब पहले उसने क्या पैदा किया? कौतूहल पैदा किया, उसके बाद वो करुण के भाव में बदल गया, उसके बाद वो शौक के भाव में बदल गया। ऐसा किसका कहना है? गोपाल राय का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। तो ये तो रही कुछ राधिका रमण प्रसाद की कहानी, जो यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट ही बताए हैं। यहाँ पर 8-10 पेज की जो कहानी है उसको पढ़ के मतलब नहीं है, यहाँ पर इतने में ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए राही सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, ठीक है। राही किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कहानी है, राही, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं राही, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो जन्म कब हुआ था? 1904 में, संवत 1961 में, संभवतः 1961 में। जन्म स्थान है प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ इनका जन्म। शिक्षा इनकी कहाँ प्राप्त हुई? तो शिक्षा प्राप्त हुई थी क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज में। और पति का नाम क्या था? तो पति वकील लक्ष्मण सिंह थे, पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। और क्या थे? वो वकील थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनका निधन कब हुआ? तो 1948 में इनका क्या हुआ? निधन हो गया। नेक्स्ट स्मृति बिंदु देख लेते हैं। स्मृति मतलब कि याद करने वाले तत्व देख लेते हैं। 15 वर्ष की आयु में सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रथम काव्य कृति लिखी। कब लिखी इन्होंने? 15 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट एक राष्ट्रीय आंदोलनों में बराबर सक्रिय, कई बार जेल गई और ये आंदोलन करने के कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्य भी रही
और नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से शिक्षा अधूरी छोड़ दी। इन्होंने असहयोग आंदोलन के कारण शिक्षा को अधूरा छोड़ दिया। यहाँ पर कृति परिचय देख लेते हैं। मुख्यतः कवित्री के रूप में प्रख्यात है ये। कविताओं में मुख्यतः राष्ट्रीय भावना तथा घरेलू जीवन की छवियां अंकित हैं, मतलब कि घरेलू जीवन की छाया देखने को मिलती है, घरेलू जीवन की कहानी देखने को मिलती है। कविता संग्रह इनके हैं त्रिधारा, मुकुल 1930 का है, नक्षत्र। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति आपकी महत्वपूर्ण, ये क्या है? कविताएं इनकी महत्वपूर्ण ये कविताएं हैं। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कहानी संग्रह देख लेते हैं। इनके कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती 1932 का है, बिखरे मोती इनका 1932 का है। उमादिनी 1934 का है, उमादिनी कब का है? 1934 का। सीधे साधे चित्र 1947 का है। कहानियों में सामाजिक पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक चित्र की प्रधानता है। इनकी जो कहानी है वो सामाजिक और व्यवहारिक जीवन की प्रधानता दिखाती है इनकी कहानियों में। कहानियों के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 बार इनको केसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। नेक्स्ट है बाल साहित्य। बाल साहित्य इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? बाल साहित्य मतलब कि बच्चों के साहित्य। झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल, पुत्री सुधा चौहान के बारे में इन्होंने क्या लिखा? मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में माता सुभद्रा जी एवं पिता लक्ष्मण जी की जीवनी लिखी गई है। इनकी पुत्री जो सुधा चौहान थी उन्होंने लिखा था मिला तेज से तेज में, तेज पुस्तक में उन्होंने लिखा माता सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि हंस प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई, हंसपथ प्रयागराज से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं विद्वानों ने क्या कहा इनकी कहानी के बारे में। राही स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित, गोपाल राय लिखते हैं कि राही स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित एक विचार प्रधान कहानी है। इसमें उन देशभक्तों का पर्दाफाश किया गया है जो वस्तुतः सत्ता भक्त हैं और उसी के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते हैं, जेल में आकर ऊंचे क्लासों के लिए झगड़ते हैं। संवेदना का कोई क्षण इनमें नहीं है, पर आंदोलन का एक अवांछित यथार्थ रूर सामने आता है ना। तो ये तो रहे कहानी के कुछ मुख्य पॉइंट। यहाँ पर देख लेते हैं राही के महत्वपूर्ण तत्व ना, राही के महत्वपूर्ण तत्व। इसकी मेन नायिका राही ही है, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना की कथाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की अभावग्रस्त देशवासियों के प्रति एक संवेदनशील कैसी है मम्र अभिव्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्राप्त कारीगर के अनुभवी का पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है ना। किसके? कारीगर के अनुभवी पृष्ठभूमि पर यह रचित कहानी है। यहाँ पर लेखिका क्या कहती हैं? 1937 में प्रकाशित सीधे साधे चित्र में नामक कहानी संग्रह में संकलित है। ये सीधे साधे चित्र जो इनका कहानी संग्रह है उसमें ये संकलित है। कौन सी कहानी? राही कहानी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 1947 में प्रकाशित जो सीधे साधे चित्र इनकी कहानी संग्रह था उसमें ये प्रकाशित कराई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमुख पात्र 2, राही एक गरीब कैदी स्त्री और अनीता एक अमीर घराने की स्वतंत्रता सेनानी महिला है ना। राही का क्या है? राही एक गरीब कैदी स्त्री है ना। राही कैसी पात्रा है? तो ये गरीब कैदी स्त्री है। और अनीता कैसी है? तो ये स्वतंत्रता सेनानी, एक अमीर घर की है और स्वतंत्रता सेनानी स्त्री है ना। इन 2 स्त्रियों की कहानी चलती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ मूल कथ्य देखेंगे, कुछ मूल तथ्य देखेंगे। इन दोनों से ही कहानी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देखेंगे एक क्या करती है, एक गरीब घर की रहती है और दूसरी क्या करती है, वो दूसरी स्वतंत्रता सेनानी महिला रहती है जो आंदोलन में हिस्सा लेती है, आंदोलन वगैरह करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं
अगर पूछा जाएगा कि उनका क्या कार्य है, ठीक है, किसका, राही का, तो राही एक गरीब है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, राही के मूल तत्व देख लेते हैं। निर्धन वर्ग का अभावग्रस्तता के कारण, निर्धन वर्ग के अभावग्रस्तता के कारण अपराधी मनोवृत्ति की ओर बढ़ना, मतलब कि ये एक गरीब होने के कारण अपराधी मनोवृत्ति की ओर बढ़ने लगती है। और गरीब, निर्धन मतलब कि गरीब, है ना, गरीब होने के कारण ये मनोवृत्ति अपराधी कार्य करने लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है भूख से व्याकुल, मतलब कि भूख से परेशान, बच्चों की पीड़ा से, पीड़ा मतलब कि दुख से विवश होकर एक माँ का चोरी करना, मतलब कि परेशान होकर के एक माँ क्या करती है, बच्चों की भूख के लिए चोरी करती है। और क्या चोरी करती है, वो अन्न की चोरी करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग, और क्या है, लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग है। लेखिका की दृष्टि में गरीबों का कष्ट निवारण ही सच्ची देशभक्ति एवं मानवता की सबसे बड़ा धर्म है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, किसके दृष्टि में, लेखिका के नजर में। संपूर्ण कहानी अनीता एवं राही के पारस्परिक संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है। मैंने जो कि मैंने शुरू में बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये सारी कहानी आगे कैसे बढ़ती है, तो अनीता के माध्यम से और राही के माध्यम से आगे बढ़ती है। दोनों महिलाएं कारावास में हैं, कारावास मतलब कि जेल में हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दोनों महिलाएं कहाँ हैं, कारावास में है। कारावास मतलब कि जेल में है। एक स्वतंत्रता आंदोलन के कारण एक केस में आंदोलन कर रही थी इसके लिए, और दूसरी चोरी के अपराध के कारण, दूसरी क्या करी थी, अन्न की चोरी करी थी, जो कि कौन थी, वो राही थी। और पहली कौन थी जो आंदोलन कर रही थी, वो थी अनीता, है ना। तो अनीता आंदोलन के कारण कारावास के अंदर थी और राही चोरी के कारण अंदर थी कारावास के। वार्तालाप के दौरान, मतलब कि बात करने के समय स्पष्ट होता है कि राही को निम्न मंगरोरी जाति की होने के कारण मजदूरी नहीं मिल रही थी, मतलब वो मंगरोरी जात की थी, इसलिए उसे मजदूरी करने के लिए भी कोई नहीं पूछता था। मांगने पर भी भोजन न मिलने पर चोरी की ओर पुलिस द्वारा पकड़ी गई, मतलब वो मांगती थी और खाती थी, तो जब उसे मांगने पर भी भोजन नहीं मिला तो वो क्या करी, भोजन की चोरी करी, जिसके कारण वो पुलिस द्वारा वो क्या की गई थी, पकड़ी गई थी। पति का जेल में पीटे जाने के कारण निधन हो गया, और पति भी जेल में मार खाने के कारण उसका भी निधन हो गया, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे बेसहारा हो गए, अब बच्चों का कोई भी सहारा ना था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण संवाद देख लेते हैं। तेरा नाम क्या है, किसने कहा, सरकार ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, उसने कहा राही है मेरा नाम। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई है, उसने कहा तुम्हें कौन सा अपराध तुमने किया है जिसमें तुम्हें सजा हुई है। तो यहाँ पर संवाद जो हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट संवाद है, यहाँ पर याद रखने वाली चीजें हैं। चोरी की थी सरकार, चोरी क्या चुराया था, नाज, नाज मतलब कि अनाज, नाज की गठरी उसने चुराया था। तो नाज मतलब क्या होता है, अनाज, अनाज मतलब अन्न। तो अनाज, एक गठरी अनाज वो चोरी की थी। कितना अनाज था, होगा 5-6 सेर, किसने कहा, राही ने, 5-6 सेर होगा। और सजा कितने दिन की है, तो 1 साल भर की, है ना। तो तूने चोरी क्यों की, किसने कहा, सरकार ने कहा तूने चोरी क्यों की। तो वो फिर कहने लगी, मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उसने कहा कि अगर मैं मांगती खाती हूँ और भीख नहीं मिलती है तो मैं क्या करती हूँ, चोरी करती हूँ, है ना। तो अगर भीख नहीं मिलती थी तो वो किसकी चोरी करती थी, रुपए पैसे की नहीं, वो अनाज की चोरी करती थी। निष्वर्ण, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना, किसने कहा, राही ने, किससे कहा, सरकार से कहा। राही, उसका बाप मर गया था, राही बोली कि उसका बाप मर गया था, सरकार जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। उसने कहा कि अब मेरे बच्चों का सहारा कोई नहीं है, किसने कहा, राही ने कहा, किससे कहा, सरकार से कहा। किसने कहा, राही ने कहा, और किससे कहा, सरकार से कहा।
तो इस पूरी कहानी में राही के पति जो है उनका नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राही उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया गया था। राही बोली कि उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उन्हें पकड़ लिया गया था। सरकार ताड़ी पीने को गया था। उसने कहा कि सरकार मेरा पति ताड़ी पीने को गया था, 4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त मतलब कि समय पुलिस वालों के साथ झगड़ा हो गया था। उसने कहा कि एक बार पुलिस वालों के साथ झगड़ा हुआ, उसी दिन का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं वो मर गया। राही ने कहा कि 109 के तहत उसका केस किया गया और उसे सजा दी गई और उसी के कारण वो क्या हुआ, मर गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। अनीता अपनी सच्चाई की एक मधुर कल्पना मतलब कि उसके बारे में विचार करती हुई घर पे चली गई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो हैं लेकिन मैं इन्हें बाद में कराऊंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं डेली यूजीसी नेट की तैयारी ऐसे ही कराऊंगी कंटेंट में और प्लस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन इसके इन दोनों कहानियों के कल मैं कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।